बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेके आए हैं। थर्मोकेमिस्ट्री जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, थर्मो मींस हीट और केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होती है उसकी स्टडी थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज़ अंडर स्टडी है, चाहे क्लासरूम में चाहे लेबॉर्ट्री में, ये सिस्टम बन जाएगा आपका। मिसाल के तौर पर आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपका सिस्टम है। आप अगले ही लम्हे बुक को देखेंगे, बुक स्टडी करेंगे, बुक आपका सिस्टम बन जाएगा। एनीथिंग अंडर स्टडी आपका सिस्टम है। सराउंडिंग, एनीथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम नहीं है वो सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग अगर दोनों आप मिला दें तो ये बन जाता है यूनिवर्स। मिसाल के तौर पर ये वीडियो आपका सिस्टम है। इस वीडियो से बाहर जो कुछ है, सूरज, तारे, आसमान, ये तमाम सराउंडिंग बन जाएगी। सिस्टम तीन किस्म का हुआ करता है: ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम जिसमें मैस एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकें। मिसाल के तौर पर इवेपोरेशन का अमल है। एक बीकर आपके पास मौजूद है, क्या होगा, बीकर से वेपर्स वाटर के उड़ेंगे और हवा में शामिल हो जाएंगे, तो मैस भी जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ से एनर्जी भी आगे जा सकती है। अगर आपने यही बीकर धूप में रखा है तो बाहर से एनर्जी या हीट अंदर आ सकती है। तो आप देखें, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है और मैस भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ये ओपन सिस्टम होता है। मैस एंड एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी लेकिन मैस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक बलून है और आपने इसे बंद कर दिया है, इसमें हवा को, तो हवा तो अब इसमें कैद हो गई है, वो तो बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो धूप की हीट इसमें शामिल हो जाएगी और ये फट जाएगा। हुआ असल में ये कि जब आपने इसे धूप में रखा तो इसमें हीट आ गई, एनर्जी आ गई, और इस एनर्जी की वजह से जो एयर थी अंदर उसकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी, उसने ज़्यादा प्रेशर लगाया और ये बलून फट गया। तो इसमें मैस एक्सचेंज नहीं हो रहा था जब तक ये क्लोज था, बंद था, लेकिन एनर्जी इसमें एक्सचेंज हो रही थी। और तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। ना ही उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक्सचेंज होती है, ना ही मैस एक्सचेंज होता है। इसकी एग्जांपल होती है इंसुलेटर। इंसुलेटर में आप अगर कोई चीज़ रख दें तो उसमें मैस तो उतना ही रहेगा, और एट द सेम टाइम अगर आपने बाहर इंसुलेटर लगा दिया तो एनर्जी भी उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी। ना ही बाहर से हीट आएगी, ना ही बाहर से कोई कूलिंग आ सकती है। अगर वो परफेक्ट इंसुलेटर है तो वो फिर आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। बाउंड्री, हर वो चीज़ जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलहदा कर दे। यही देखें, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जो केमिकल मौजूद हैं वो सिस्टम, और इसके बाहर जो कुछ है, एयर मौजूद होगी, पूरा कमरा होगा, वो सराउंडिंग, और ये जो इसकी दीवारें हैं जो सिस्टम सराउंडिंग को अलहदा कर रही हैं वो बाउंड्री। तो बाउंड्री जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलहदा कर दें, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल क्या, आप एक बीकर में केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जो दीवारें हैं वो बाउंड्री बन सकती हैं असल में। इमेजिनरी, आप माइंड में सोच लें कि मैं ये वीडियो को देख रहा हूँ तो इसकी जो वीडियो की बाउंड्री है वो आप खुद ही इमेजिन कर लेंगे, वैसे तो कोई नहीं होगी हकीकत में। बाउंड्री हार्ड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी। मिसाल के तौर पर बैलून की जो बाउंड्री है ये फ्लेक्सिबल है, और ये जो इंसुलेटर की या कंटेनर की बाउंड्री है ये हार्ड होती है। बाउंड्री आइसोथर्मिक या अडियाबैटिक भी हो सकती है। अगर बाउंड्री कंडक्टिंग है, हीट कैन एंटर और लीव। मिसाल के तौर पर ये बैलून है, इसमें हीट एंटर या लीव हो रही है। ये बीकर है, इसमें से हीट एंटर हो सकती है या लीव हो सकती है। अगर बाउंड्री कंडक्टिंग है तो वो आइसोथर्मिक बाउंड्री कहलाएगी, हीट कैन एंटर और लीव। अगर बाउंड्री इंसुलेटिंग है, इंसुलेटर है जैसे ये वाली है, तो नो हीट एंटर और लीव, ये अडियाबैटिक बाउंड्री कहलाएगी। तो बाउंड्री की तीन किस्में, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी, बाउंड्री हार्ड भी, फ्लेक्सिबल भी, और बाउंड्री आइसोथर्मिक या डायबैटिक भी। अगर हीट एंटर या लीव करे कंडक्टिंग हो आइसोथर्मिक, अगर हीट एंटर या लीव ना कर सके इंसुलेटिंग हो अडायाबैटिक। तो स्टूडेंट, हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं।
प्रोसेस इस चैप्टर में जो यूज़ हुए हैं, जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिक्र है, वो 4 किस्म के: आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, अडायाबैटिक। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, डेल्टा टी ज़ीरो हो, वो आइसोथर्मल कहलाएगा। डेल्टा टी ज़ीरो से मुराद है एक्सपेरिमेंट के शुरू में टेम्परेचर फ़र्ज़ करें 10 डिग्री था, आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, फाइनल टेम्परेचर बाद में देखा वो 10 डिग्री ही है, आप डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे डेल्टा टी, T2 माइनस T1 वो ज़ीरो आ जाएगा। तो डेल्टा टी ज़ीरो टेम्परेचर कांस्टेंट, या आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ करेगा। आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा पी ज़ीरो। मिसाल के तौर पे आपका पहला प्रेशर था 1 atm, आपका दूसरा प्रेशर एक्सपेरिमेंट के बाद 1 atm, तो डेल्टा पी P2 माइनस P1 1 माइनस 1 दैट इज़ ज़ीरो। तो डेल्टा पी ज़ीरो आइसोबैरिक। केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप आइसोबैरिक प्रोसेस किया करते हैं। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा पी ज़ीरो। और अडायाबैटिक, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। मिसाल के तौर पर आपने पहला एक्सपेरिमेंट की पहली रीडिंग ली टेम्परेचर की, वो था जी 10 डिग्री। आपने उस वक्त प्रेशर देखा, वो था 1 atm। आपने उस वक्त वॉल्यूम देखा, वो था 10 लीटर। एक्सपेरिमेंट 1 घंटे चलता रहा। 1 घंटे के बाद एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। आपने फाइनल टेम्परेचर देखा, फ़र्ज़ करें वो है 20 डिग्री। आपने फाइनल प्रेशर देखा, वो है फ़र्ज़ करें 5 atm। और आपने फाइनल वॉल्यूम देखा, वो है फ़र्ज़ करें 2 dm3। ठीक है। 1 घंटे के बाद आपने फाइनल रीडिंग ले ली एक्सपेरिमेंट के एंड होने पर। अब कोई आपसे पूछे कि इस एक्सपेरिमेंट में जो 1 घंटे चलता रहा, डेल्टा टी की क्या वैल्यू है, चेंज इन टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे? आप T2 माइनस T1 का फार्मूला लगा देंगे। T2 है 20 माइनस T1 है 10। आपने ये 10 डिग्री आंसर निकाल लिया डेल्टा टी का। कोई आपसे पूछे डेल्टा पी का क्या आंसर है, आप P2 माइनस P1 का फार्मूला लगा देंगे। P2 है 5 माइनस 1 4 atm। कोई आपसे पूछे डेल्टा V का क्या आंसर है, तो आप V2 माइनस V1 का फार्मूला लगा देंगे। 2 माइनस 10 माइनस 8 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम में कमी आ गई। तो आपने देखा डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा वी, आपने निकाल लिया चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सिर्फ 2 वैल्यू से। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, इनिशियल और फाइनल। दरमियान में 1 घंटे क्या होता रहा, कैसे ये चेंज आए, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। तो ये जो डेल्टा टी या डेल्टा पी या डेल्टा वी हैं, ये हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ 2 वैल्यू की मोहताज होती है, इनिशियल और फाइनल। सिस्टम की खूबी जो कि सिर्फ 2 वैल्यू की मोहताज होती है, इनिशियल और फाइनल, वो उस रास्ते की मोहताज नहीं होती जिस रास्ते से चेंज आया होता है। ये तमाम स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा जो स्टेट फंक्शन इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। तो डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल, ये भी स्टेट फंक्शन होता है, आप 2 वैल्यू से निकाल सकते हैं। डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच, इंथैल्पी, ये भी स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते, क्योंकि ये रास्ते पे डिपेंड करते हैं, किस रास्ते से वर्क हो रहा है। क्योंकि एक डायरेक्शन में वर्क 0 भी हो जाता है, एक डायरेक्शन में वर्क मैक्सिमम भी हो जाता है। हीट भी रास्ते पे डिपेंड करती है, किस रास्ते से हीट फ्लो कर रही है। बाज़ रास्तों से हीट फ्लो नहीं करती, बाज़ रास्तों से बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। तो ये रास्ते पे डिपेंड करते हैं, इन्हें पाथ फंक्शन कहा जाता है। पाथ फंक्शन वो फंक्शन है जो कि रास्ते पर डिपेंड करें, और स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जो स्टेट पर, हालत पे डिपेंड करें। स्टेट 2 ही किस्म की हुआ करती है, या तो इनिशियल या फाइनल। तो इसलिए इन्हें स्टेट फंक्शन कहा जाता है। ये स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। और पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं वो वर्क और हीट है। आइए स्टूडेंट, अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जायज़ा लेते हैं। प्रोसेस रिएक्शन को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, हीट
के लिहाज से, या तो हीट इवॉल्व होगी तो वो एक्सोथर्मी कहलाएगा, या हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो एंडोथर्मी कहलाएगा। जब हीट इवॉल्व होती है तो इसे नेगेटिव साइन से शो किया जाता है, डेल्टा एच नेगेटिव। जब हीट एब्जॉर्ब हो डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है और डेल्टा एच नेगेटिव होता है। सवाल ये पैदा होता है पहला कि भाई हीट इवॉल्व क्यों हो रही है। तो किसी भी रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने होते हैं। हर केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट की अपनी एक एनर्जी है AT। हर केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है। रिएक्टेंट से जब नया केमिकल बना प्रोडक्ट, उसकी अपनी एक एनर्जी है, फर्स्ट करें उसकी एनर्जी है 20। तो ये जो केमिकल्स होते हैं जितनी एनर्जी इन्हें चाहिए अपने पास रखते हैं, बाकी ये फेंक देते हैं। ये इंसानों की तरह लालची नहीं है कि जितने पैसे आई जा रहे हैं जमा किए जाएं। तो क्या होगा, रिएक्टेंट से जब नया केमिकल प्रोडक्ट बना तो उसे 20 एनर्जी चाहिए अपने लिए, बाकी उसे नहीं चाहिए। वो क्या करेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है 60 वो बाहर फेंक देगा। इसी वजह से एनर्जी इवॉल्व होती है। तो एनर्जी क्यों इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक में, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से। ठीक है, या अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आप इस अंदाज में बना सकते हैं। ये एनर्जी बढ़ रही है वाई एक्सिस पे, तो आपने रिएक्टेंट की एनर्जी चूंकि ज़्यादा है, रिएक्टेंट को ऊपर बनाना है, और आपने इस तरह एरो बनाया, और चूंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है आपने प्रोडक्ट को नीचे बनाना है। तो रिएक्टेंट ऊपर होते हैं और प्रोडक्ट नीचे होते हैं। किस वाले रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक में, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट की कम। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। अब आ जाए एंडोथर्मिक में क्या होता है। एंडोथर्मिक में इसके उलट होता है। किसी भी रिएक्शन में आपने बनाना होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, हर केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट की एनर्जी है 30 और जो प्रोडक्ट बनना है उसकी एनर्जी है 70। तो प्रोडक्ट उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक उसकी 70 एनर्जी पूरी ना हो जाए। प्रोडक्ट कहेगा भाई मेरी एनर्जी पूरी करो, मैं बन जाता हूँ, वरना मैं नहीं बनूंगा। तो अब रिएक्टेंट क्या करेगा, कैसे एनर्जी पूरी करे, उसके पास तो है नहीं भाई, वो बाहर से मांगेगा। यही वजह है कि एंडोथर्मिक में हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बाहर से मांगनी पड़ती है। तो आप कानून बना सकते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक हो गया। या अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप बना लेंगे। वही बात भाई, आपने इस साइड पे एनर्जी को बढ़ाना है और अब के रिएक्टेंट को आपको नीचे बनाना पड़ेगा और प्रोडक्ट को आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। और एरो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानी भी बनाना होता है। तो इस वाले ग्राफ में रिएक्टेंट ऊपर थे, प्रोडक्ट नीचे थे। इस वाले ग्राफ में रिएक्टेंट नीचे हैं, प्रोडक्ट ऊपर है। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको सिखा दिया एनर्जी का कॉन्सेप्ट, किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी एनर्जी कम। दूसरा कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बेस्ट एग्जांपल जान सकते हैं जलने का अमल, आग का जलना। और एंडोथर्मिक को आप बेस्ट जान सकते हैं इवेपोरेशन। तो पहले एक्सोथर्मिक की मैं आपको मिसाल से वजाहत कर दूं, आग का जलना। अगर किसी जगह पे आग जल रही है और आपने देखी भी नहीं आग जल रही है, आप उसे महसूस कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ एक कमरे में मौजूद हैं
और साथ वाले कमरे में आग जल रही है, तो क्या होगा? आपको यहाँ से नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आप उसे महसूस कर लेंगे। कैसे भाई? टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर में इजाफा या गर्मी आप महसूस करेंगे। तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं इनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है हर जगह का। ये नहीं कि सिस्टम का बढ़ जाएगा सराउंडिंग का कम हो जाएगा, सराउंडिंग का बढ़ जाएगा सिस्टम का कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हर चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये नहीं कि इसी कमरे का बढ़ेगा और इसका नहीं बढ़ेगा। भाई आग के जलने से हर जगह गर्मी बढ़ेगी, चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो सराउंडिंग हो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पहले बढ़ जाएगा बाद में कम हो जाएगा। बुक में ऐसे वर्डिंग में भी लिख दिया गया है, पहले बढ़ जाएगा बाद में कम हो जाएगा। आपने क्या याद रखना है? एक्सोथर्मिक में हर चीज़ का टेम्परेचर बढ़ना है, सिस्टम का भी सराउंडिंग का भी, बस आपने ये माइंड में रखना है। वो बुक में ऐसे समझाया गया है कि पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर बात है इस कमरे में आग लगी है तो पहले ये कमरा ज़्यादा गर्म होगा ना, फिर ये अपनी हीट सराउंडिंग में फेंकेगा और सराउंडिंग में फेंकने के बाद ये वाला लेवल पे आ जाएगा। लेवल पे आना और चीज़ है, हर चीज़ लेवल पे आ जाती है। इस कमरे का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर लेवल पे आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल पहले के मुकाबले में इस कमरे में भी गर्मी और इस सराउंडिंग में भी गर्मी पहले से बढ़ गई, क्योंकि जलने के अमल के बाद टेम्परेचर में इजाफा होता है, चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो सराउंडिंग हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है हर चीज़ का। अब आ जाए एंडोथर्मिक में। मैं आपको इवेपोरेशन की एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग आपने हमेशा पढ़ा है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कभी आपने ये नहीं पढ़ा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग ऑफ सिस्टम एंड नॉट सराउंडिंग, या ये नहीं पढ़ा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग ऑफ सराउंडिंग एंड नॉट सिस्टम। ऐसा नहीं होता भाई। कॉज कूलिंग से मुराद है हर चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाना, चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो सराउंडिंग हो। मतलब कि आपने एक बीकर में इवेपोरेशन का अमल करवाया तो इस बीकर में मौजूद पानी का टेम्परेचर कम हुआ, फिर वो बाहर से हीट मांगेगा और ये दीवारें भी ठंडी हो जाएंगी, तो हर चीज़ ठंडी होगी ना। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग से मुराद है हर चीज़ का टेम्परेचर कम होना है। अब मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं आपको एक नतीजा दे रहा हूँ। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आए तो आपने क्या कहना है? टेम्परेचर बढ़ेगा। चाहे लिखा हो द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आप कहेंगे इंक्रीज, चाहे लिखा हो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आप कहेंगे इंक्रीज। जब भी एंडोथर्मिक आ जाए आपने क्या कहना है? टेम्परेचर कम होगा। चाहे लिखा हो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आप कहेंगे डिक्रीज, चाहे लिखा हो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आप कहेंगे डिक्रीज। ये माइंड में रखिएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, फार्मूला जो आप दोनों में इस्तेमाल करेंगे। भाई इसमें डेल्टा एच नेगेटिव क्यों लेते हैं, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों लेते हैं? तो डेल्टा एच का फार्मूला होता है एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आप हर जगह फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमने पहली एग्जांपल बनाई, रिएक्टेंट की एनर्जी 80 थी, प्रोडक्ट की एनर्जी 20 थी। आप इसका डेल्टा एच निकालें, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट 20 माइनस रिएक्टेंट 80। क्या आंसर आ गया? -60। ये जो माइनस आया इसी वजह से इसके साथ माइनस लिखा जाता है। आप यहाँ पे देखें, डेल्टा एच निकालेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 70 माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 30। क्या आंसर आ गया? 40 प्लस का। यही वजह है कि आप एंडोथर्मिक में हमेशा एंथैल्पी या एनर्जी को पॉजिटिव लेते हैं। आइए स्टूडेंट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव वाटर, डेल्टा एच गिवन है -285 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जो पर मोल है इससे मुराद है 1 मोल। ठीक है, पर मोल मीन्स 1 मोल की। ये तो 1 मोल फॉर्मेशन ऑफ वाटर की एंथैल्पी है, या आप कह सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन की कंबस्टन की एंथैल्पी, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही कंबस्टन का अमल भी कहला सकता है। देखिए हम बात शुरू करते हैं। व्हेन 40 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको गिवन हाइड्रोजन दे दी गई ना 40 ग्राम। तो यहाँ पे जो गिवन आपको दिया जाए इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में, आपने सबसे पहले उसके मोल निकालने होते हैं।
मैस ओवर मोलर मैस, हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 होता है, ये है जी हाइड्रोजन 20 मोल। याद रखिएगा मोल इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल में निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होते चले जाएंगे। मोल निकालने के बाद अब आपका जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है उसका कंपैरिजन आपने करना है, और कंपैरिजन हमेशा इक्वेशन से। हाइड्रोजन अगर 1 हो, 1 मोल, तो हीट कितनी इवॉल्व होती है -285। हाइड्रोजन कितनी है 20 मोल, तो हीट कितनी इवॉल्व होगी 20 मल्टीप्लाइड बाय -285, दैट इज -5700 किलो जॉल। यहाँ पे अब आपने मोल नहीं लिखना क्योंकि ये 1 मोल की नहीं, ये तो 20 मोल की है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब व्हेन 90 ग्राम लिक्विड वाटर चेंज्ड इनटू वेपर्स। वाटर लिक्विड से वाटर गैस का बनना डेल्टा H 44 होती है किलो जॉल पर मोल। पर मोल मीन्स 1 मोल की। हमारे पास गिवन क्या है 90 ग्राम वाटर। आप सबसे पहले इसके मोल बनाइएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 90 डिवाइड बाय मोलर मैस 18, ये आ गया जी 5 मोल। तो जब मोल आ गया अब क्या करेंगे कंपैरिजन। गिवन क्या है वाटर और रिक्वायर्ड इसमें क्या होगा हीट, हमेशा डेल्टा H। तो वाटर अगर 1 मोल हो हीट कितनी होती है +44। वाटर अगर 5 मोल हो तो हीट कितनी होगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 44, 220 किलो जॉल। ठीक हो गया, इतनी हीट आपके एब्जॉर्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ 12.04 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl। आपके हीट ऑफ सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन में दी गई है 15 किलो जॉल पर मोल। 1 मोल की होती है 15। आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल बनाइएगा। कैसे, आपके पार्टिकल गिवन है तो आपने फार्मूला याद किया हुआ, पार्टिकल डिवाइड बाय मोलर पार्टिकल्स। 12.04 10⁻23 डिवाइड बाय 6.02 10⁻23, तो 2 मोल आ गया ना। तो आपने कंपैरिजन में लेके आना NH4Cl और डेल्टा H को। NH4Cl अगर 1 हो तो कितनी हीट होती है 15 हीट एब्जॉर्ब होती है। तो NH4Cl हमारे पास कितने मोल है 2। अगर ये 2 मोल होगा तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी 30 किलो जॉल। यहाँ पे मोल ना लिखिएगा क्योंकि अब ये 2 मोल की है, पर मोल नहीं है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ 6 ग्राम कार्बन। अब कि हमने कार्बन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन निकालनी है। इक्वेशन गिवन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में -393 हीट इवॉल्व करता है किलो जॉल पर मोल, 1 मोल कार्बन की। हमारे पास कितनी कार्बन गिवन है 6 ग्राम। आप सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल बनाएंगे। मैस ओवर मोलर मैस 0.5, कार्बन के मोल्स आ गए। जब इसके मोल्स आ गए तो कंपैरिजन में लेके आएंगे कार्बन को और डेल्टा H को। कार्बन अगर 1 मोल हो तो कितनी हीट इवॉल्व करता है -393। कार्बन हमारे पास कितना है 0.5 हाफ, तो 0.5 मल्टीप्लाइड में -393, ये इसका हाफ आ जाएगा माइनस किलो जॉल। जो भी आंसर है लिख लीजिएगा। स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड हमारी बुक में यूज़ हुई हैं। तो आपने तमाम ये एग्जांपल याद करनी है कि ये वाले रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ हैं ना ये आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी पहली एग्जाम्पल है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना रहा है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो अमोनिया की फॉर्मेशन है हमारी बुक में 2 वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, एक इस चैप्टर में, एक चैप्टर नंबर 8 में। तो देखें एक जगह लिखा है -41.6 किलो जॉल पर मोल, एक जगह हमारी ही बुक में लिखा है -92 किलो जॉल। तो ये जो -92 वाली वैल्यू है ये 2 अमोनिया की है और -41 वाली वैल्यू ये 1 अमोनिया की है, किलो जॉल पर मोल, 1 अमोनिया की। तो दोनों यूज़ हुई हैं, किलो जॉल पर मोल में ये वैल्यू और अगर किलो जॉल हो तो फिर ये वैल्यू। फॉर्मेशन ऑफ SO3, ये भी आप देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ये -41 इसमें हीट इवॉल्व होती है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये -692 एक्सो है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत फेमस रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ये भी एक्सो है, -120 इसमें हीट इवॉल्व होती है। सोडियम कार्बोनेट की
आयोनाइजेशन या पानी में हल होना, -25 ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसकी कहलाती है। कंबस्टन के जितने भी रिएक्शन आ जाएं, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें कंबस्टन हो रही है, ये हमेशा एक्सो होगा। रेस्पिरेशन का कोई रिएक्शन हो हमेशा एक्सो, न्यूट्रलाइजेशन का कोई रिएक्शन हो हमेशा एक्सो। अब आए जी कुछ एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड से पोटाशियम आयोडाइड एक्वस, मतलब पानी में इसका हल हो जाना, ये एंडोथर्मिक है। वाटर लिक्विड से वाटर गैस का बनना, इवेपोरेशन का अमल, एंडोथर्मिक। अमोनियम क्लोराइड का पानी में हल होना, अमोनियम और क्लोराइड का अलहदा हो जाना, एंडोथर्मिक। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना, एंडोथर्मिक। और वाटर का डिकम्पोज हो जाना, ये भी एंडोथर्मिक। ठीक है स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया इंथैल्पी डेल्टा एच नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। आप इंथैल्पी से अंदाज़ा लगा लेंगे रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, क्योंकि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। लेकिन स्टूडेंट इस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, वो बात गलत है। जिनकी डेल्टा एच नेगेटिव है वो लाजमी एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमूमन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हुआ करते हैं अमूमन, लेकिन हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज। अमूमन हुआ करते हैं, हमेशा नहीं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन अमूमन नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ करते हैं, हमेशा नहीं। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जो खुद ब खुद हो जाए स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद ना हो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये नेचुरल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं। अब देखें, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ जो कि हमारी बुक में मौजूद हैं। वाटर का लिक्विड से वाटर का गैस में तब्दील होना कौन सा अमल है? इवेपोरेशन है ना। इवेपोरेशन आपने पढ़ा स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है। आप जहाँ पे वाटर रखेंगे खुद ब खुद इवेपोरेशन होगी। एट द सेम टाइम इवेपोरेशन का अमल जो स्पॉन्टेनियस था ये एंडोथर्मिक भी होता है। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू है +44 किलो जाउल पर मोल। तो आप देख रहे थे एक्सो स्पॉन्टेनियस हुआ करते हैं अमूमन, लेकिन ये वाला क्या है? एंडो और स्पॉन्टेनियस भी है। तो आप डेल्टा एच की वैल्यू से नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। ऐसे एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास है जी अमोनियम क्लोराइड का पानी में हल होना सॉलिड स्टेट से NH4+ Cl नेगेटिव। इसकी डेल्टा एच +15 या 16 दोनों वैल्यूज ही हैं। ये 15 से 16 के दरमियान अंदाज़ा ही होता है, किलो जाउल पर मोल। तो ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है और ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो एक्सो हो हमेशा स्पॉन्टेनियस हो, जो एंडो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ये स्पॉन्टेनियस एंडो, स्पॉन्टेनियस एंडो, ठीक हो गया। तो भाई डेल्टा एच से अंदाज़ा होता है एक्सो या एंडो का, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस का अंदाज़ा डेल्टा एच से नहीं होता। फिर इनका अंदाज़ा किससे होता है? इनका अंदाज़ा होता है फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, या इसे गिव्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, गिव्स फ्री एनर्जी। इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, इसकी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, बस आपने ये माइंड में रखना है, इसके अलावा आपने इसे स्टडी नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी दो किस्म की हुआ करती है, या तो बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। दोनों सेम ही वैल्यू रखती हैं। बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी देखें क्या होती है। जब भी आप किसी केमिकल का एक मोल ले लें, इक्वेशन में जो लेफ़्ट साइड पे कोफिशिएंट होते हैं यही नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हाइड्रोजन ले लें, किसी भी चीज़ के एक मोल में मौजूद तमाम बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एक मोल में जितने भी बॉन्ड हैं, इसे तोड़ने के लिए, हर एटम को अलहदा करने के लिए 436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है।
दिस इज़ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। लेकिन अगली बात भाई, 1 मोल में बॉन्ड कितने हैं? 1 मोल से मुराद ये नहीं कि 1 बॉन्ड है, 1 मोल में जितने पार्टिकल होंगे उसके मुताबिक आप बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल में हाइड्रोजन के 6.02 10⁻23 बॉन्ड है। क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड होता है तो 1 मोल में इतने बॉन्ड होंगे। आपको इतने बॉन्ड तोड़ने के लिए जो ताकत चाहिए दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी, किलो जॉल पर मोल। पर मोल मीन्स 1 मोल के इतने। अब आ जाए बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, एग्जैक्टली इस बात के ऑपोजिट। आपको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ी क्योंकि आप बॉन्ड को तोड़ रहे थे, किसी चीज़ को तोड़ेंगे ताकत तो लगानी पड़ेगी। भाई यहाँ पे आपने बॉन्ड को बनाना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम को लें और नए बॉन्ड बना दें। अब के एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एटम, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, इट्स वैल्यू इज -436। तो सेम वैल्यू है विद ऑपोजिट साइन। जो मर्जी आप बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिख दें, दोनों में से दोनों ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी में क्वेश्चंस हमेशा इक्वेशन से रिलेटेड ही आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सीखेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना रहा है और आपने इसका डेल्टा H फाइंड आउट करना है। इस रिएक्शन का कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 432 किलो जॉल पर मोल, क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 239, H और क्लोरीन HCl की बॉन्ड एनर्जी 427। जो डाटा है ये आपने याद नहीं करना, आपको गिवन दिया जाएगा और ये चेंज भी हो सकता है। जो मर्जी एक फर्जी डाटा भी आपको दिया जा सकता है, जो मर्जी हो, आपने इसी डाटा के मुताबिक ये जो आप निकालना है। अब कैसे निकालना है ये समझिएगा। सबसे पहले रिएक्टेंट में मौजूद केमिकल के बॉन्ड टूटते हैं, ये माइंड में रखिएगा, और प्रोडक्ट में मौजूद केमिकल बनते हैं तो उनके बॉन्ड भी बनते हैं। तो H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ने टूटना है, लिहाजा H2, दोबारा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, Cl2 HCl, ये 2 है ACl। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ने टूटना है, लिहाजा आपको 432 एनर्जी लगानी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। प्लस रिएक्टेंट में ही क्लोरीन है, क्लोरीन के बॉन्ड ने टूटना है रिएक्शन के दौरान, तो 239 इसकी बॉन्ड एनर्जी है, ये आपको लगानी पड़ेगी। अब आ जाए जी HCl में। HCl के बॉन्ड ने बंधना है और HCl के बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 427। अब के 427 एनर्जी बनेगी, रिलीज होगी, इसीलिए साथ में माइनस लगाया क्योंकि रिलीज होनी है। वैसे भी आप फॉर्मेशन में जानते हैं माइनस लगता है, क्योंकि 2 HCl हैं लिहाजा 2 भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप इसे ऐड कीजिए 239 432 और आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 671 तकरीबन, ये आएगा -854। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी कम है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आपका आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू -91 किलो जॉल। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, आप देखें आंसर आपका नेगेटिव में आया है, आप कह सकते हैं रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, जो कि आंसर डेल्टा H का माइनस में आ गया, रिएक्शन है जी आपका एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी थी 671 और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी थी -854 फॉर्मेशन एनर्जी। तो जब भी बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी कम हो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी से, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ज़्यादा हो, बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी कम हो, रिएक्शन क्या हुआ करेगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो आप बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं रिएक्शन किस टाइप का है। क्वेश्चन देखें, फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CH4। हमारे पास इक्वेशन है, CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। आपने डेल्टा H कंबस्शन का फाइंड आउट करना है। डाटा हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी,
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस न्यूमेरिकल में इक्वेशन की मदद से ही बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इक्वेशन लिखना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। CO2 + 2H2O। अब CH4 में कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होते हैं? तो CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं। जब 4 बॉन्ड होते हैं तो चारों बॉन्ड ही टूटेंगे ना। तो एक बॉन्ड की कितनी एनर्जी है? 413। 413 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CH4 के टोटल 4 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए। ऑक्सीजन 498, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 498 वैल्यू, क्योंकि 2 ऑक्सीजन टूटेंगे ना। ये हीट जो आपने लगा दी बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब प्रोडक्ट जो बनेंगे उनमें एनर्जी रिलीज होती है। CO की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? ये है जी 805। लेकिन CO बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड में एक नहीं होता बल्कि 2 होते हैं, लिहाजा CO की जो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे एक ही लिखी ना 805, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक हो गया, 805 मल्टीप्लाइड बाय 2। लेकिन अभी तक इसमें गलती है, वो क्या? ये फॉर्मेशन है, इसके साथ नेगेटिव भी लिखना है भाई, क्योंकि प्रोडक्ट है। प्लस दूसरे की बारी, वाटर में OH बॉन्ड कितने होते हैं? वाटर में OH बॉन्ड एक वाटर में 2 होते हैं। हमारे पास 2 वाटर हैं, तो टोटल OH बॉन्ड कितने हो गए भाई? 4 हो गए ना। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है OH बॉन्ड की वैल्यू को, वो है 464। लेकिन अभी भी है गलती, क्या भाई? फॉर्मेशन है, लिहाजा आपको नेगेटिव भी डालना है। फॉर्मेशन में हमेशा जो भी वैल्यू आपने जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करनी हो साथ में नेगेटिव डालना है। अब देखें, 413 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 52 आ गया। इसे आपने मल्टीप्लाई 2 से किया, ये आ गया। इसे आपने 805 को 2 से, ये आ गया। और इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। तो अब आप इसे मज़ीद ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव वाली ज़्यादा है, पॉजिटिव वाली कम है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी बॉन्ड ब्रेकर से, रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। और क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा -818। डेल्टा H आ जाएगा -818 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 हाइड्रोजन डिकम्पोज होके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहा है, तो हमने डेल्टा H इस रिएक्शन का फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। हमारे पास डाटा गिवन कौन सा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की। सबसे पहले देखें, वाटर डिकम्पोज हो रहा है तो कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं? OH के। कितने होते हैं 2 वाटर में? अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया 4। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया OH की बॉन्ड की वैल्यू से 4, ये पॉजिटिव जो कि रिएक्टेंट है। आफ्टर रिएक्शन 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना है, लिहाजा नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 436। आप चूँकि 2 हाइड्रोजन बना रहे हैं, 436 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में नेगेटिव भी डालेंगे, फिर नेगेटिव। आगे है जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 495, साथ में नेगेटिव क्यों? क्योंकि बनेगा, फॉर्मेशन है। तो प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे डायरेक्ट आप नेगेटिव ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1856। 436 मल्टीप्लाइड बाय 2, यह आएगा 872। तो इसका आंसर आ गया -872 -495, 1367 -1367 माइनस का, और ये है +1856। इसे आपने डिफरेंस निकाल लेना है 489। ये चूँकि बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है, +489 किलो जॉल। ठीक हो गया, तो 489 किलो जॉल इसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट समझ लें, इस बार बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कम है, तो रिएक्शन कौन सा हुआ? एंडोथर्मिक। जब भी बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी ज़्यादा हो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी से, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ करते हैं। रिएक्शन क्या हुआ करते हैं? एंडोथर्मिक। क्यों हुआ करते हैं एंडोथर्मिक? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी बॉन्ड तोड़ने में और बॉन्ड बनने में कम एनर्जी मिली, तो ओवरऑल एंडोथर्मिक हो गया, ज़्यादा पावर इस्तेमाल हुई आपकी।
स्टूडेंट मजीद क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन टू सोडियम बाइकार्बोनेट आफ्टर डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस बार जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये फॉर्मेशन की दी गई हैं। देखिए डेल्टा एच एफ लिखा हुआ है, वैसे भी अगर डेल्टा एच एफ ना लिखा हो तो देखिए नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मेशन की वैल्यूज़ हैं। केमिकल जब बनते हैं तो नेगेटिव साइन आता है डेल्टा एच का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की ये है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ये है, वाटर की फॉर्मेशन ये है। तो हम अपनी बनाएंगे इक्वेशन और बात को शुरू करेंगे। देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्टेंट है। ये वैल्यू क्या है फॉर्मेशन की, जब वो बने तो ये नेगेटिव, आपने यहाँ पे लिखनी है पॉजिटिव 950, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगली बात कितने टूट रहे हैं 2, ये वैल्यू कितने की है 1 की, किलो जॉल पर मोल एक की है, तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। आफ्टर रिएक्शन आ जाए। अच्छा अब देखिए Na2CO3 बन रहा है ना, प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आपने लिखनी है प्रोडक्ट की। Na2CO3 फॉर्मेशन कितनी है -1130, तो आप लिखेंगे -1130। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कितनी वैल्यू है फॉर्मेशन की -393, तो -393। वाटर बन रहा है, कितनी वैल्यू है फॉर्मेशन की -285, -285। तो आपने देखा पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है। आप दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ये डिफरेंस इन दोनों का आ जाएगा 92। तो पॉजिटिव 92 इसकी डेल्टा एच आ गई किलो जॉल। ठीक हो गया। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था। क्यों, कैसे अंदाज़ा हुआ, एक तो आंसर से अंदाज़ा हो गया है कि इससे पहले भी, क्योंकि इसकी ना बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी ज़्यादा है और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कम है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिएगा, N2 + 3H2 आफ्टर रिएक्शन अमोनिया फॉर्मेशन की ये डेल्टा एच फाइंड आउट करनी है हमने। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी, अब की बॉन्ड एनर्जी दी है, बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी कैसे पता चला, भाई पॉजिटिव साइन है तो बॉन्ड ब्रेकेज है, यहाँ नेगेटिव साइन थे बॉन्ड फॉर्मेशन थी। तो यहाँ अगर ना लिखा हो ना डेल्टा एच एफ, तो बॉन्ड एनर्जी से आपने अंदाज़ा लगा लेना कौन सी है, बॉन्ड ब्रेकेज है या बॉन्ड फॉर्मेशन है। देखें सबसे पहले नाइट्रोजन ब्रेक होगा क्योंकि रिएक्टेंट है, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 945। हाइड्रोजन ब्रेक होगा चूँकि रिएक्टेंट है, कितनी है HH की 436, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 हाइड्रोजन है 3 से। अमोनिया बनेगा चूँकि प्रोडक्ट है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी है 391। सवाल यह है यहाँ किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 391 को। तो सोचें अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते कितने हैं, 3 होते हैं ना, तो एक अमोनिया में 3 बॉन्ड टूटेंगे, 2 अमोनिया में कितने टूटेंगे 6। ठीक हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक गलती, क्या, आपने नेगेटिव लगाना है हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ। तो ये अब इसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन ये साथ में नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला आंसर ज़्यादा आ गया, पॉजिटिव वाला कम है, तो रिएक्शन क्या होगा एक्सो। 93 इसका आंसर आ गया माइनस के साथ किलो जॉल। ठीक हो गया। स्टूडेंट मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास इथेन है, इथेन की हेलोजनेशन से ये क्लोरोइथेन बन गया या इथाइल क्लोराइड और HCl बन गया। हमने इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है कि आप किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H उस रिएक्शन में मौजूद केमिकल की बॉन्ड एनर्जी से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन क्लोरीन की, क्लोरीन क्लोरीन की, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। इथेन में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी गिवन नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि इथेन में जो बॉन्ड टूट रहा है वो कौन सा है। भाई इथेन में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ने टूटना है, बाकी किसी बॉन्ड ने नहीं टूटना है। तो हमें सिर्फ वैल्यू क्यों लिखी जाए जिसमें बॉन्ड ने टूटना ही नहीं है। और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ने टूटना है, और यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनना है तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड ने बनना है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा रिएक्टेंट से, उसकी जगह क्लोरीन आके अटैच हो गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन गया और HCl का बॉन्ड बन गया। तो भाई जो बॉन्ड टूट रहे हैं आप उसकी वैल्यू पुट कीजिए, जो बन रहे हैं उनकी वैल्यू पुट कीजिए, बाकी आपने ये बॉन्ड की वैल्यूज पुट नहीं करनी। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू है 413। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटा, इसकी वैल्यू गिवन है 243।
आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ भाई, सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड बना है, बाकी तो पहले ही मौजूद है। CH3 देखें, CH3 CH2 पहले ही मौजूद है, ना टूटे ना बने। तो CCl बॉन्ड बना है और CCl बॉन्ड की है -346, माइनस खुद लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। और HCl बॉन्ड बना है तो HCl की है -432। अब आप इन्हें ऐड करें, पॉजिटिव की आ गई 656 और नेगेटिव की आ गई -778। तो आप देखिए नेगेटिव वाली ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। कितनी रिलीज़ होगी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, -122 किलो जॉल इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, इसका डेल्टा एच इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है और HH की बॉन्ड एनर्जी गिवन है। तो अब देखें, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, टूटेगा ना बॉन्ड, तो +1077 प्लस। वाटर में OH बॉन्ड कितने होते हैं बताएं, वाटर में OH बॉन्ड 2 होते हैं, तो वाटर में OH बॉन्ड 2 टूटेंगे, लिहाजा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने बॉन्ड होते हैं, CO 2 होते हैं ना, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है 805। आप इसे 805 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, लेकिन साथ में नेगेटिव भी। फिर आपने देखें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो हाइड्रोजन कितना है 436, साथ में नेगेटिव। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अब आंसर आएगा, पॉजिटिव वाले का आंसर आ जाएगा 2005 और नेगेटिव वाले का आंसर आ जाएगा 2046। तो आपने देखा नेगेटिव वाला ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक कितना, डेल्टा एच आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा नियर अबाउट -41 किलो जॉल। ठीक हो गया। तो इस अंदाज में आप ये कैलकुलेशन करते हैं किस तरह हम बॉन्ड एनर्जी की मदद से पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल रहे हैं। ठीक हो गया।